ही टॉक्स एज इफ, वह बात करता है। अगर यहाँ मैं लिख दूँ टू द पीपल, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है। ही टॉक्स टू द पीपल, वह लोगों से बात करता है। मानो कि ही नोज ऑल द लैंग्वेज, कि वह सभी भाषाओं को जानता है। ऑल द लैंग्वेजेज हो जाएगा, यानी कि वह सभी भाषाओं को जानता है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और जो सब क्लास है ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो वह लोगों से बात करता है मानो कि वह सारी भाषाओं को जानता है। वह लोगों से बात करता है मानो ही न्यू ऑल द लैंग्वेजेज, वह सभी भाषाओं को जानता था, ये पास्ट इंडिफिनिट में है। वह लोगों से बात करता है मानो ही नो ऑल द लैंग्वेज, वह सभी भाषाओं को जानता हो। ये देखो जो नो का प्रयोग किया गया ना, ये बेस फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है तो बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। ही इज नोइंग ऑल द लैंग्वेजेज है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ही इज नोइंग ऑल द लैंग्वेजेज, वह सभी भाषाओं को जान रहा है। अब यहाँ देखो, इसके हिसाब से ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ ये जानो कि जो एज इफ़ का प्रयोग किया जाता है ना, तो एज इफ़ के साथ सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ये हमेशा इसका ट्रांसलेशन या इसका जो पार्ट होता है वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड में किया जाता है। मानो वह ऐसे बात करता है जैसे मानो प्रधानमंत्री हो, है ना। तो प्रधानमंत्री हो, चूँकि वो व्यक्ति जो बात कर रहा है वो प्रधानमंत्री तो है नहीं, एक इमेजिनेशन हो रहा है। जो इमेजिनेशन होता है नॉन फैक्चुअल होता है, इमेजिनरी होता है, यानी कि उसका फैक्चुअलिटी से रियलिटी से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं होता है। ऐसे में हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब के प्लूरल फॉर्म को यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। मेरी बात को समझना थोड़ा सा, पास्ट इंडिफिनिट में प्लूरल वर्ब को यूज किया जाता है। अब आप कहोगे कि पास्ट इंडिफिनिट में प्लूरल वर्ब होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सेकेंड फॉर्म में होता है तो प्लूरल वर्ब हो नहीं सकता। लेकिन इसमें भी जैसे वाज और वर जो होता है ना, बहुत कम वर्ब ऐसे होते हैं जिनके सेकेंड फॉर्म दो होते हैं, एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है। लेकिन आप वाज पाओगे, वाज और वर ऐसे होते हैं जो सेकेंड फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दो अलग अलग के लिए बनाए गए होते हैं। तो हमको खास करके पास्ट इंडिफिनिट में ही ध्यान देना है, और वो भी वाज और वर के साथ। तो वह ये चीज़ें हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ें यह हो गई कि ही न्यू रहे, चाहे आई न्यू रहे, चाहे दे न्यू रहे, न्यू तो न्यू रहेगा ही, यानी कि सेकेंड फॉर्म रहेगा ही रहेगा, चाहे ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन वाज और वर में ध्यान दिया जाता है, अभी देखेंगे जैसे। तो वह ही टॉक्स टू द पीपल, और लोगों से बात करता है मानो कि वह सारी भाषाओं को जानता हो, सारी भाषाओं को जानता था, ऐसे भी बोल सकते हो। तो आप इसको समझ लो या तो फिर रट लो कि जब एज इफ़ का प्रयोग होगा तो उसके साथ पास्ट इंडिफिनिट यूज किया जाएगा, और पास्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ वर्ब प्लूरल वर्ब ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसे देखो जैसे ही फ्लाइज in the sky with his parachute का स्पेलिंग देख लेना, PARACHUTE है। He flies in the sky with his parachute as if, वह अपने पैराशूट से आसमान में उड़ता है मानो, ऐसे उड़ता है मानो वो पंछी हो। मानो ही, अब हो मतलब होता है बी, क्या होता है बी, और बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है आर और एम, जो सेकेंड फॉर्म होता है वाज होता है और वर होता है, जो थर्ड फॉर्म होता है बीन होता है, जो इंग फॉर्म होता है बीइंग होता है, और जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो इज होता है।
मेरी बात समझ रहे हो ना। जो बी का फॉर्म होता है वो बी का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आर और एम होता है, सेकेंड फॉर्म वाज और वर होता है, और थर्ड फॉर्म जो है ये बीन है, बीन होता है, और इंग फॉर्म बीइंग होता है, और सिंगुलर फॉर्म इज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वह अपने पैराशूट से आसमान में उड़ता है, मानो कि वह पंछी हो, वह पंछी हो। तो बी माने होना होता है, तो बी का हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। अब यहाँ सेकेंड फॉर्म ये देखना है कि दो है सेकेंड फॉर्म, एक वाज है और एक वर है। तो ऐसे में आप क्या लगाओगे? मैंने कहा कि यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे, चाहे सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। यानी कि यहाँ पर जो वर है ना, तो इसको वर को हम यूज करेंगे। वर, ही वर ए बर्ड, ही वर ए बर्ड, यानी कि वह अपने पैराशूट से आसमान में ऐसे उड़ता है मानो पंछी हो। तो ही वर अ बर्ड। बात क्लियर हो गई। यानी कि एज इफ के साथ हमेशा याद रखो, एज इफ के साथ आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब ही यूज करोगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एक होता है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, या होता है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब होता है बशर्ते, बशर्ते, है ना, बशर्ते होता है। इसका मतलब है कि देखो, मैं उसे पढ़ाऊँगा, मैं उसे निश्चित रूप से पढ़ाऊँगा। आई विल टीच हर, मैं उसे पढ़ाऊँगा बशर्ते वह विद्यालय आए, बशर्ते वह विद्यालय आए। तो यहाँ प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, मैं इसे पढ़ाऊँगा बशर्ते कि वह विद्यालय आए। तो ही कम्स टू स्कूल। देखो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर एक इंटेंशन बन रहा है कि मैं उसे पढ़ाऊँगा, है ना, एक इंटेंशन बन रहा है, यानी कि विश बन रही है, आप कह सकते हो होप। तो ऐसे में यहाँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है ना, कि वह विद्यालय में आए। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। देखो यहाँ गर्ल है, फेमिनाइन जेंडर है, तो यहाँ सी होगा, है ना। तो वह आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, संभावना बन रही है। तो ऐसे में होता क्या है कि यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाता है। लेकिन जितनी किताबें हैं, सारी किताबों में आप यही पाओगे कि यहाँ पर प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज किया जाता है। तो चूँकि कंपटीशन में यही माना जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट माना जाएगा। अब हम कहें कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है और इसको हम उस हिसाब से पढ़ें, तो ये गलत है ना। हमको इसी हिसाब से चलना है। यानी कि याद रखना है आपको कंडीशन की प्रोवाइड और प्रोवाइडेड दैट के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज किया जाएगा। एक और देखो, जैसे ही कैन गिव मी एनीथिंग, मतलब ये मेरा फ्रेंड है, वो मुझे कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, बशर्ते कि मैं उसके प्रति लायल रहूं, यानी कि मैं उसके प्रति लायल रहूं, यानी कि आई। अब रहना यानी कि बी, तो बी ही होगा, है ना, क्योंकि ये तो बेस फॉर्म हो जाएगा। देखो इसका जो, इसको तीन तरह से इसका फॉर्म ऐसे भी चलता है, जैसे बी, वाज, बीन, बीइंग, बीन, है ना।
इज, बी वाज बीन, बीइंग और इज। तो ऐसे भी होता है, यहाँ पर बिकम्स का प्रयोग किया जाता है, बिकम्स। ठीक है। तो आई कैन गिव, ही कैन गिव मी एनीथिंग, वो मुझे कुछ भी दे सकता है, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि मैं उसके प्रति लॉयल रहूं। यानी कि अगर मान लो बी आप नहीं समझते हैं तो आई बिकम, बिकम मैं हूँ, और आई के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस तो लगा नहीं सकते, तो आई बिकम लॉयल। लॉयल मीन्स होता है वफादार, फेथ भी आप लिख सकते हो, टुवार्ड, टुवार्ड हिम। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद जो सेंटेंस, जो स्टेटमेंट आप बनाते हो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होना चाहिए, ऐसा रूल है। एक ऐसे भी देख लो, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ, बशर्ते, यानी कि प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते मैं यह काम कर सकता हूँ, बशर्ते वह मुझे उचित मजदूरी दे, बशर्ते वह मुझे उचित मजदूरी दे, गिव मी माई ड्यू वेजेज, है ना। ड्यू मतलब होता है उचित और वेजेज माने होता है मजदूरी। तो ये सेंटेंस आप देखोगे तो यहाँ से जब चलोगे आप प्रोवाइडेड दैट के बाद, तो ये सेंटेंस गलत लग रहा है। गलत क्यों लग रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही के साथ वर्ब में यस या यस होना चाहिए, यानी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होना चाहिए। तो ही गिव्स मी माई ड्यू वेजेस। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब भी प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग कर रहे हो तो ऐसे में प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस यूज करो। हालांकि इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा अगर आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं तो अगर यहाँ कन्फ्यूजन हुआ है तो यहाँ तो कन्फ्यूजन दूर हो गया, यहाँ मैंने बता दिया है, और यहाँ पर भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर मान लो कि सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल बनता है, यहाँ सी की जगह दे बनता है, सी की जगह यू बनता है, सी की जगह आई बनता है, तो फिर कम में यस या यस तो रहेगा नहीं। तो हमको यही चीज़ याद करना है। एग्जाम में ऐसे ही ब्लैंक छोड़ता है और ये देखना चाहता है, आयोग ये देखना चाहता है कि वास्तव में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो, ज़रूरी होता है कि इसको बार बार रिवीजन करने की, ऐसे एक बार पढ़ लेने से नहीं होगा। रिवीजन करते रहो, आप सेंटेंसेस देखते रहो किस तरह से सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं अनलेस। अनलेस, अनलेस माने होता है बशर्ते, बशर्ते, या जब तक नहीं तब तक, जब तक नहीं तब तक, जब तक नहीं तब तक। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, आप पढ़ोगे तो जानोगे। टिल, टिल का जो मीनिंग होता है वही अनटिल का भी मीनिंग होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि टिल में डबल एल होता है लेकिन अनटिल में सिंगल एल होता है ना। और इसी मीन्स होता है अनलेस। अनलेस इसका मतलब होता है जब तक नहीं तब तक, तब तक। आपसे एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, टिल और अनटिल का आप जाएंगे कंजक्शन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टिल अनटिल का यूज हमने बता दिया है। मैं आपको अनलेस का बताऊंगा। अनलेस और अनटिल में बस इतना फ़र्क है, जो अनलेस होता है इसमें कंडीशन होता है, यानी कि एक शर्त होती है, और जो अनटिल होता है इसमें भी एक शर्त होती है। बट ये टाइम के लिए यूज किया जाता है और ये केवल और केवल शर्त के लिए, यानी कि जैसे टर्म होता है ना, कंडीशन होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। दोनों में फ़र्क हल्का सा आप जान लीजिए। जैसे यू कैन नॉट, कैन नॉट ओट,
वोट मतलब होता है मत देना, यू कैन नॉट वोट मतलब तुम वोट नहीं दे सकते, अनटिल जब तक कि तुम 18 वर्ष के नहीं हो जाते, यानी कि यू गेट माने होना, यू गेट द एज ऑफ, पाना या होना, गेट द एज ऑफ 18, है ना। यानी कि तब तक आप वोट नहीं दे सकते जब तक आप 18 के नहीं हो जाते। बस ये ध्यान देना है कि अनटिल के साथ यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा, तो फिर अनलेस के साथ भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाएगा। अब इसमें फ़र्क क्या है ये देखना है, और थोड़ा यूज क्या है ये देखना है। जैसे ही कैन नॉट प्रेजेंट हियर, वह यहाँ नहीं आ सकता, या ये कहो कि वह यहाँ उपस्थित नहीं हो सकता। कब तक? जब तक कि, यहाँ मैं अनलेस का प्रयोग कर रहा हूँ, अनलेस जब तक कि ही वह मेरे पैसे नहीं दे देता, यानी कि ही गिव्स माई मनी, ही गिव्स माई मनी। अब आप कहोगे कि अनलेस के साथ आप ये कहो कि वह जब तक मेरे पैसे नहीं दे देता, तो नहीं आ रहा है ना, तो नहीं के साथ यहाँ डू नॉट या डज नॉट तो लगना चाहिए, हालांकि ही के साथ डज नॉट लगना चाहिए, लेकिन अनलेस में यही खास है। जब भी आपसे पूछेगा तो अनलेस के साथ एक निगेटिव सेंटेंस भी दे देगा जिसमें आप फंस जाओगे और वहाँ पर नॉट वाला सही कर दोगे। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अनटिल और अनलेस के साथ निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि अनटिल और अनलेस के बाद यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करोगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। अनलेस का प्रयोग पहले भी हो सकता है, जैसे अनलेस राधा, जब तक राधा कठिन परिश्रम नहीं करती है, यानी कि राधा वर्क्स हार्ड, जब तक राधा कठिन परिश्रम नहीं करती है, यानी कि जब तक राधा कठिन परिश्रम नहीं करती है। फिर वही बात आया, नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अनलेस है ना, तो अनलेस के बाद नॉट लगेगा ही नहीं, हमेशा याद रखना। अनलेस राधा वर्क्स हार्ड, जब तक राधा कठिन परिश्रम नहीं करती है तो के लिए कामा लगाओ, वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगी, यानी कि सी कैन नॉट गेट सक्सेस भी कर सकते हो, वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकती है, या वह सफलता नहीं प्राप्त करेगी, यानी कि सी विल नॉट गेट सक्सेस, सी विल नॉट गेट सक्सेस, सी विल नॉट गेट सक्सेस। यानी कि जब तक राधा कठिन परिश्रम नहीं करती है तो वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगी, नहीं कर सकती है, करने में असफल हो जाएगी। आप कुछ भी लिखो, लेकिन यहाँ अनलेस और अनटिल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ही यूज करो। इस प्रकार से कंजक्शन के जितने मतलब वर्ड्स हैं, यानी कि जितने कंजक्शन है, सारे कंजक्शंस को हम लोगों ने कवर किया है। अब इसके बाद कंजक्शन की वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो हम लोग बोर्डम फील कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, खास करके इस वीडियो में मैंने सो दैट, अनलेस, अनटिल, टिल और एज इफ़ का प्रयोग मैंने बताया है, और प्रोवाइडेड दैट का भी प्रयोग मैंने बताया है। तो उसको ध्यान से देखिए, यूज कीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, दूसरे कंडीशन के साथ और दूसरे बेहतर लेसन के साथ। प्रणाम।